नमस्ते, मेरा नाम है पूर्वा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। सन 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया था, जिसे उन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय ऑपरेट किया था। उसमें कई सैनिक शहीद हुए थे, कई सैनिक घायल हुए थे। अक्सर कहा जाता है कि हम अपने घरों में इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे सैनिक जो हैं वो सीमाओं पर खड़े हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं कैप्टन अखिलेश सक्सेना। कैप्टन अखिलेश सक्सेना कारगिल वॉर हीरो हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो जो सफर था वो कैसा रहा। कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे और उनका जो पूरा सफर रहा आर्मी में होने का, एक फौजी होने का, उसके बारे में बात करेंगे। कैप्टन अखिलेश सक्सेना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कि आप एनडीए गए, उसके बाद आप आईएमए गए, फिर आप पास आउट हुए और फिर कारगिल। तो एनडीए से कारगिल तक का जो सफर था वो कैसा रहा? ये सफर की शुरुआत शायद जब मैं बहुत छोटा था, शायद मैं अपने फर्स्ट सेकंड क्लास में था। शायद तभी मुझे याद है कि मैंने अपने घर के बाहर कुछ आर्मी के जवान्स को देखा था और वो किसी पर्टिकुलर वहां पे कार्य के लिए आए हुए थे। तो तभी से मेरे मन में ये था कि मुझे किसी तरह से यूनिफॉर्म पहननी है। उस समय तो मुझे ये भी नहीं पता था ऑफिसर्स जवान क्या होता है, बट हाँ ये था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है और यूनिफॉर्म पहननी है। तो ये दिमाग में रहा, नॉर्मल पढ़ाई चलती रही और ट्वेल्थ के बाद मैं एक दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो गया था। मैंने अपनी इंजीनियरिंग भी शुरू कर दी थी, बट डेफिनेटली उसके साथ साथ मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि प्रीमियर एकेडमी है आज की डेट में इंडियन आर्मी की फॉर ऑफिसर्स, उसके लिए मैंने अपना पूरा ट्राई करता रहा। और जब मैं उसमें हो गया तो मैंने एक क्षण भी नहीं लगाया इंजीनियरिंग, एक बहुत प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज को छोड़ने के लिए। इनफैक्ट मुझे अभी तक याद है, मेरी मदर मेरे इस डिसीजन से बहुत खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें कोई भी मेरी फैमिली में आर्मी में या पुलिस में या दूर दूर तक इस तरह की सेवाओं में नहीं था। सभी लोग डॉक्टर, इंजीनियर्स या गवर्नमेंट सर्विसेज में थे। तो उन्हें लगता था इतना मुश्किल से ये इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है और तुम इतने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, उसको छोड़ के। बट मैं बहुत पैशनेट था कि शायद ये एक मैटर उसका नहीं है कि आप कितना कितनी आपकी इनकम है, कितनी आपकी सैलरी है, बट इट इज अबाउट योर पैशन, योर जोश, योर जज्बा जो आपके देश के लिए है। तो मैंने फिर उन्हें कन्विंस किया और मैंने एनडीए ज्वाइन किया। 3 साल की बहुत ही कड़ी मेहनत ट्रेनिंग होती है ये। बट हाँ, सबसे बड़ी बात होती है इसमें आपके कुछ ऐसे दोस्त बनते हैं जो आपको लाइफ टाइम आपके साथ हैं, चाहे वो आज इस दुनिया में नहीं भी हैं, बट ऐसा लगता है कि हम सब एक एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट है। तो सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा एनडीआईएमए से जो मुझे मिला वो मेरे कोर्समेट्स थे, मेरे स्कॉन टाइप थे, जो आज तक हम लोग हर पल में एक दूसरे के साथ हैं। आईएमए से पास आउट होने के बाद मैं कमीशन हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग फिरोजपुर में थी और फिरोजपुर में लगभग मैं 95 से 99 के बिगनिंग तक था। और तभी ये कुछ खबर आने लगी थी कि कुछ बॉर्डर पे गड़बड़ हो रही है। बहुत कोई श्योर नहीं था क्या है, कि पूरी पाकिस्तानी आर्मी है या ये टेररिस्ट मूवमेंट है, बट कुछ खबर आ रही थी। उसी समय मेरी मैरिज तय हुई और मेरी फेब में 99 में मेरी शादी हुई। और मैं मेरी वाइफ हम जस्ट फिरोजपुर में पहुंचे थे। हम अपना घर सेट करने की तैयारी कर ही रहे थे, शायद हम लोग गेस्ट हाउस में ही थे और हम अपने घर में शिफ्ट नहीं भी हुए थे, कि कारगिल की वॉर की खबरें आने लगी और मेरी पोस्टिंग श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में आ गई। डिफिकल्ट पल था मेरी वाइफ के लिए भी। बिल्कुल नई नई शादी हुई है और उसका हस्बैंड इमिडिएटली जम्मू कश्मीर में, और वॉर का भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था, एक ऐसी जगह जा रहा है जिससे पता नहीं कि आप आएंगे नहीं लौट के आएंगे। बट आई थिंक मैं बहुत क्लियर था कि मेरे लिए मेरा देश सबसे ऊपर है। और शायद शी ऑल्सो अंडरस्टूड, उनकी भी वो भी समझ था एंड उन्होंने पूरा साथ दिया इस चीज में मेरा, कि आपके लिए देश सबसे बड़ी प्रायोरिटी। अगर हम ये एक यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमारे जब हम पास आउट होते हैं तो एक शपथ लेते हैं कि मेरे लिए किसी भी सिचुएशन में मेरा देश सबसे पहले आएगा, उसकी हिफाजत, उसकी रक्षा करना। उसके बाद आएंगे मेरे कॉमरेड्स, मेरे साथी, मेरे जवान जो मेरी कमांड में हैं, उनकी हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना, उनका वेलफेयर मेरे लिए नंबर 2 पे आएगा। और सबसे लास्ट में आएगा मेरा अपना, मेरी फैमिली, मेरे अपने इंटरेस्ट, मेरी अपनी वेलफेयर। इंडियन आर्मी में चीजें बहुत क्लियर है कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, दूसरी प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी।
और जब हम एक यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हम ये शपथ लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस तिरंगे को, इसको ऊपर रखने के लिए जो भी बलिदान देना पड़े हम देंगे। तो ये एक तरह से हमारी एक गाइडिंग लाइट है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाती है। तो बस इस तरीके से मैं कारगिल वॉर में पहुंच गया और आगे मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे कारगिल वॉर के क्या हालात थे। तो जब आपको सबसे पहले मतलब पता चला कि आप कारगिल वॉर में जाने वाले हैं, तो आपका रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन और फैमिली का क्या रिएक्शन था? पहला जो रिएक्शन रहा। तो मेरा ये रिएक्शन था, क्योंकि जब हम लोग एकेडमी से पास आउट हुए थे तो जो लोग सीधे बॉर्डर पे जा रहे थे, हम लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, भाई आपने यूनिफॉर्म पहनी है तो अगर आप दुश्मन से लड़ पा रहे हैं तो वही एक तरह से आपकी ट्रेनिंग का है। सो इनिशियली मैं फिरोजपुर में था, तो जब मुझे मिला कि मैं कश्मीर में जा रहा हूँ और शायद वहां लड़ाई के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो एक तरह से जैसे आप किसी चीज के लिए बहुत टाइम से प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और वो सामने आता है, तो वो एक खुशी हुई। हाँ, उसके साथ थोड़ा सा एप्रीहेंशन था, क्योंकि अगर मेरी उस समय तक शादी नहीं हुई होती तो ये एक ऐसा मौका था जो सेलिब्रेट करने का था। हाँ, लेकिन सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि अभी मेरी वाइफ आर्मी के एटमॉस्फेयर में सेटल भी नहीं हो पाई है, वो जस्ट सेटल कर रही है, उसके लिए क्या रिएक्शन होगा। सो थोड़ा सा एप्रीहेंशन था और मैंने अपनी वाइफ से बात की, मैंने बताया कि मेरी पोस्टिंग आ गई है कारगिल में। तो शुरू में उनके लिए एक शौक था, क्योंकि ऐसे उम्मीद नहीं थी कि पिक्चरों में ऐसे दिखाते हैं कि आपकी शादी होती है और आप सीधे बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, बट ये रियल लाइफ में हो रहा था। बट मेरे ख्याल से 1-2 घंटे शी वॉज डाउन, बट उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाल लिया एंड उन्होंने मुझे यही बोला कि जब आप लोगों ने यूनिफॉर्म पहना था तो आपने जो प्रतिज्ञा ली थी वही आपके लिए सबसे ऊपर है, और मैं इस सफर में आपके साथ हूं, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी करिए और जो भी होता है देश की रक्षा के लिए आपको वापस आना है और जीत के आना है। आपको somebody else has to die for his country, you have to live for your country and you have to win for your country, right? So I think that's how we parted ways from there and मैं कारगिल की तरफ रवाना हो गया। अच्छा, कारगिल जब आप लोग वॉर में गए तो अलग अलग स्टेप्स थे, आपने अलग अलग जगह झंडा फहराया जिसमें तोलोलिंग और थ्री पिंपल्स था। तो ऐसा कोई मोमेंट है जो आपको बहुत याद हो, मतलब आपके लिए बहुत मेमोरेबल हो, दिल के बहुत करीब हो? कुछ ऐसे 1-2 मोमेंट अगर आप शेयर कर सकें तो। हाँ, तो मैं आपको पहले 1 मिनट में आपको लेता हूँ कि कारगिल की स्थिति क्या थी, क्योंकि आज कारगिल की वॉर को जीते हुए 23 साल हो गए, तो हो सकता है हमारे बहुत सारे दर्शकों को, श्रोताओं को पता भी नहीं हो कारगिल की लड़ाई क्या थी, कैसे थी। तो कारगिल एक्चुअली, कारगिल की पहाड़ियां और द्रास की पहाड़ियां, ये एक रोड है एक्चुअली जो हमारे श्रीनगर से लेके लेह लद्दाख तक जाती है, जिसको हम NH1 बोलते हैं। इस NH1 के साथ साथ जो सारी पहाड़ियां हैं वो वहीं पे द्रास है और वहां पे आगे कारगिल है, तो उसकी पहाड़ियां हैं। अभी एनिमी ने क्या किया था कि ये सारी जो पोस्ट है, और ये बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं, इन पे जो ग्रेडियंट है वो 75 से 80 डिग्री है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। दूसरी बात, इन यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे, कोई भी आपका शेल्टर नहीं है, अगर आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको एनिमी देख सकता है। तीसरी चीज, वहां पे टेम्परेचर, जब हम पहाड़ियों पे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है, और वो पीक विंटर्स में तो वो टेम्परेचर -28 से इवन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जहां पे चढ़ना तो बहुत दूर की बात है, आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। वहां पे इतनी बर्फ और इतना ठंडा हो जाता है कि लोगों के जो भी जवान रहते हैं उनकी सप्लाई केवल हेप्टर से ही जा सकती है, हेलीकॉप्टर से। सो ये, एंड इंडिया पाकिस्तान दोनों ही बहुत इकोनॉमिकली एडवांस नेशन नहीं थे, एटलीस्ट इन 1999 में। तो एक अनरिटन समझौता हुआ था कि ये जो पोस्ट है ये विंटर वेकेटेड पोस्ट रहेगी, और दोनों ही आर्मी जब पीक विंटर शुरू हो जाएंगे अक्टूबर के बाद से, तो इस पोस्टों को खाली करके नीचे आ जाएगी। उन पहाड़ियों पे विंटर में कोई नहीं रहेगा, बट दोबारा जब समर शुरू होंगे मार्च अप्रैल में, तब दोनों आर्मी ऊपर आ जाएंगी। तो ये विंटर वेकेटेड पोस्ट कहलाती थी। सो 1998 में जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ की पोस्ट खाली कर दी, उसके बाद इंडिया ने भी खाली कर दी, तब पाकिस्तान ने दे स्टार्टेड दिस षड्यंत्र, तब उन्होंने साजिश शुरू करी। और उन्होंने क्या करा कि धीरे धीरे अपने हजारों सैनिकों को धीरे धीरे उन्होंने वाइट एक परका पहन के, वाइट ड्रेस पहन के, जिससे कि आइस में, स्नो के अगेंस्ट वो डिटेक्ट ना हो, उसने उन्हें भेजना शुरू कर दिया ऊपर। और क्या हुआ, 1-2 महीने के अंदर, जब उन्होंने ये शायद जनवरी फरवरी में शुरू किया, 1-2 महीने के अंदर उन्होंने सारी पीक्स का कैप्चर कर लिया।
तो जब इंडियन आर्मी ने दोबारा ऊपर चढ़ना शुरू किया, तब उन्होंने रियलाइज किया कि ये सारी की सारी पोस्ट कैप्चर हो चुकी है और एनिमी उनके ऊपर बैठा हुआ है। पहाड़ों में जब एनिमी होता है वो 20 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाता है जो भी ऊपर है, बिकॉज अगर वो एक पत्थर भी फेंकेंगे तो आपकी कैजुअलिटी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक बार ऊपर हाइट ले ली, तो अब इंडियन आर्मी के सामने ये सिचुएशन थी कि हम कुछ नहीं कर सकते थे, एनिमी ऊपर बैठा हुआ है। उसने सारे रास्तों पे माइन लगा दिए, इंडियन आर्मी को उन्हीं रास्तों से ऊपर जाना है, और एनिमी बंकर्स के अंदर छुपा हुआ था, जिससे वो किसी भी तरीके से जब भी इंडियन आर्मी आए तो वो उनको मार सके। तो एक तरह से जब हम लोगों ने अपना एनालिसिस किया तो इस लड़ाई में जीतने के चांसेस 2% भी नहीं थे, और एक तरह से ये नियरली इम्पॉसिबल लड़ाई थी। तो जो वाक्य, मुझे एक दो वाक्य मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि टोलोलिंग के ऊपर कई अटैक हुए और उन अटैक होने के बाद शुरू में हमें सफलता नहीं मिली, जब क्योंकि एनिमी ऊपर बैठा हुआ था, ग्रेडियस ने हमसे पहले अटैक किया था और उस पीक पे वो लास्ट तक पहुंच गए थे कि, लेकिन लास्ट में जो आपका था वो स्लोप 75 से 85 डिग्री तक ग्रेडियंट के थे और वहां पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। तो हमारे साथियों का जो पहला अटैक था वो उस जगह तक पहुंच के रुक गया था, और हमारे दोस्तों की इवन वहां पे कुछ लाश भी पड़ी हुई थी जो कि हम लोग नहीं पिकअप कर पाए थे। तो पहला वाक्य मैं आपको बताना, जब हमें ये अटैक मिला हम सोचे थे कि कैसे हम अपने जवानों को मोटिवेट करें एक ऐसे सफर में जाने के लिए जहां से जिंदा आने के चांसेस बहुत कम। फिर हमने याद किया उन राजपूतों के ट्रेडिशन को, बिकॉज मैं टू राजपुताना राइफल के साथ था। तो वहां पे एक ट्रेडिशन होता है, आपको याद होगा पुराना, कि वो केसरिया बाना बांधते थे जब वो एक ऐसी लड़ाई में जाते थे जहां पे जो बहुत डिफिकल्ट होती थी। तो केसरिया बाना का मतलब होता है या तो हम जीतेंगे या हम वापस नहीं आएंगे, सो यू आर रेडी टू डाई। अब आप सोच के देखिए एक ऐसा फीलिंग कि आप जा रहे हैं, आपको पता है आपके पीछे आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपको पता है आप उनके साथ रहना चाहते हैं, आप जिंदा रहना चाहते हैं, आप उनको बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, आप शायद उन्हें अपनी लाइफ से भी ज्यादा प्यार करते हैं, बट आप उनको अनाथ करने के लिए तैयार हैं क्योंकि आपके पास में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने जो दो बहुत बड़े स्टेप लिए थे और उससे बहुत फर्क पड़ा था। हमने एक केसरिया बाना बांधा था, हम सब ने बोला था कि हम या तो जीतेंगे या वापस नहीं आएंगे। और दूसरा, हमने अपने जवानों को बोला कि एज ए ऑफिसर नॉर्मली हम मिडिल में रहते हैं, बस इस लड़ाई में हम सबसे आगे लीड करेंगे। आगे लीड करने से और पहली गोली आएगी तो हमें लगेगी, रादर देन जो मैं कोई भी मेरे जवान, जैसे हमने प्रतिज्ञा ली थी कि मेरे लिए मेरे जवानों का वेलफेयर कंट्री के बाद नंबर 2 पे आता है, मेरी अपनी वेलफेयर लास्ट आती है। तो आप देखेंगे इस युद्ध में बहुत सारे ऑफिसर्स की कैजुअलिटी हुई थी, क्योंकि चाहे मैं, चाहे विक्रम बत्रा साहब, विजयन थापर साहब, मेजर आचार्य साहब, सब लोग आगे से लीड कर रहे थे। लेकिन इन दो चीजों ने बहुत बड़ा चेंज करा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जवानों का मोटिवेशन डाउन था, हमें पता नहीं था इतनी डिफिकल्ट लड़ाई के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग नीचे बेस पे बैठे हुए थे, अचानक मैंने देखा कुछ पास में एक बैग सा रखा हुआ है। मैंने उनको बोला क्या है इसके अंदर, तो लोगों ने बोला ये पूरे इंडिया से लोगों ने चिट्ठियां भेजी हैं, राखी भेजी है, किसी ने खून से लिख के भेजा है, और हम लोग लड़ाई में इतने बिजी थे कि शायद उसको पढ़ने का टाइम नहीं था। मैंने अपने सारे जवानों को बुलाया और मैंने कहा खोलो और पढ़ो, हम ये देखना चाहते हैं कि मेरा देश, जो जवान अपनी लाइफ देने के तैयार है, उनके लिए क्या मैसेज है। तो जो पहला लेटर था वो किसी लड़की ने लिखा था, वो शायद अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, कि मेरा कोई भाई नहीं है और मैं आपको राखी भेज रही हूं, आप ही लोग मेरे भाई हो, और इस देश की इज्जत, इस देश का ऑनर आप लोगों के हाथ में है। तो इस राखी को कलाई पे बांधना और इसकी इज्जत रखना। इट वॉज सो इमोशनल फॉर अस, राइट, बिकॉज देन आपका जो कॉज है, पर्पस, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो दूसरा लेटर हमने खोला, वो किसी युवक ने खून से लिखा था। उसने लिखा था मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता था, शुरू से मेरी इच्छा थी, बट मैं आर्मी नहीं ज्वाइन कर पाया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए, लेकिन ये जो लेटर लिखा हूं मैं अपने खून से लिख के भेज रहा हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पे भी मैं रहूंगा
मैं अपने देश के लिए जो कुछ कर सकता हूं वो करूंगा, और मुझे आप पे भरोसा है, हमें अपनी फौज पे गर्व है और भरोसा है कि कुछ भी हो जाए आप देश की इज्जत को और इस तिरंगे की इज्जत को नीचे नहीं आने देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप कहीं पे भी हो लाइफ में, जरूरी नहीं है आपने यूनिफॉर्म पहन के आप लड़ रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आप अपनी फौज के पीछे खड़े हैं स्ट्रांगली, तो वो उनको बहुत मोटिवेशन देता है। और एक और लेटर मैंने पढ़ा जो किसी ओल्ड लेडी ने लिखा था। उसने लिखा था कि तुम लोग मेरे बेटे जैसे हो, और मैं अपने बेटों को केवल आशीर्वाद दे सकती हूं और तुमसे यही मांग सकती हूं कि तुम लोग जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें विजयी भव। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि वो लोग शायद लड़ाई में डायरेक्टली कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों को मोटिवेट करने में वो एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे थे। और ये सब चीजें हैं जो एक बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट आपने पूछा तो मैं शेयर करना चाहता था कि लड़ाई में इन छोटी छोटी चीजों की कितनी बड़ी भूमिका होती है। और जब हमने टोलोलिंग की चढ़ाई शुरू करी तो हम फुल ऑफ जोश थे कि कुछ भी हो जाए हम ये लड़ाई जीत के रहेंगे। अच्छा, जब तिरंगा फहराया तब कैसा लगा था वो मोमेंट? उस टाइम कितना जोश था उस टाइम आपके आप में, और सारे जितने भी जवान थे आपके पीछे थे, जो आपके साथी थे, उन सब में कितना जोश था? सो टोलोलिंग डे सबसे बड़ी पहाड़ी थी जो हमारे विजय की राह में थी, उसके ऊपर कई अटैक फेल हो चुके थे। और जब हम लोग टोलोलिंग टॉप पे पहुंचे तो मेरे कुछ साथी ऑलरेडी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, कुछ घायल थे जिनके गोलियां लगी हुई थी। हम 2 दिन से लगातार लड़ रहे थे, राइट। और हमने जब ऊपर जा रहे थे तो हमने ना खाना लिया था ना पानी लिया था, हमने केवल गोलियां और बारूद, अम्नीशन, ग्रेनेड्स लिए थे, क्योंकि शायद आप बिना खाना और पानी के 2 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस दुश्मन पे अटैक करने जा रहे हैं जो इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे बैठा है, अगर आपकी गोलियां खत्म हो गई तो आपके सामने कोई चांस नहीं है। तो हम लोगों ने अपना खाना, पानी, सब कुछ बाहर निकाल दिया था, फूड पैकेज, केवल हमारे अंदर आर्म्स, अम्नीशन, ग्रेनेड थे। और जब हम ऊपर पहुंचे थे तो हम बहुत थके हुए थे, हमारे कुछ साथियों को खो चुके थे, कुछ घायल पड़े थे, लेकिन वो तिरंगा उस पीक पे पहुंचाना, कोई भी बलिदान उसके लिए कम था। और आई थिंक इतना जोश था कि लोग गोलियां लगे हुए होने के बाद भी भारत माता की जय चिल्ला रहे थे। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं फिर नेक्स्ट अटैक में मैं घायल हुआ था, मैं बाहर आया, कॉर्पोरेट में मैं बहुत सीनियर पोजीशन पे हूं, कुछ भी करूं मैं लाइफ पे, बट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पल वही था जब हम सब ने टोलोलिंग के ऊपर झंडा फहराया था। वो शायद मेरी लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट था और रहेगा। कोई भी चीज उसके पास नहीं आ सकती, वट एवर सक्सेस वी गेट इन लाइफ। तो वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। दो, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, 2 दिन से लड़के हम बहुत घायल हो चुके थे, बट यस, वो जो विक्ट्री थी वो सब कुछ इन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया, और हम एक नई ऊर्जा का संचार किया हम लोगों के अंदर। खाली हमारे नहीं, पूरे देश में एक एक लहर दौड़ गई थी कि हम किसी भी कंडीशन में दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। कैप्टन अखिलेश, आपके लिए मतलब एक फौजी होने का क्या मतलब है? मतलब अक्सर बोला जाता है कि फौजी रिटायर हो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर से आप फौज को नहीं निकाल सकते हैं, आप आर्मी को नहीं निकाल सकते हैं, पूरे लाइफ टाइम कभी नहीं निकाल सकते हैं। आपके लिए एक फौजी होने का क्या मतलब है? तो मेरे लिए फौजी, आई थिंक आपने बिल्कुल सही बोला कि आप चाहे यूनिफॉर्म में हो या नहीं हो, बट अगर एक बार आप उस फौज का पार्ट हैं तो आप हमेशा उसका पार्ट रहेंगे। तो मैं बताता हूँ मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया। टोलोलिंग पे हमने विक्ट्री हासिल करी, एंड इनफैक्ट टोलोलिंग, जैसे मैंने आपको बताया, हमने झंडा फहरा दिया तो पाकिस्तान बहुत बौखला उठा था। उसने इतनी गोलाबारी करी उस पीक पे, इतनी गोलाबारी करी कि जो हमारी रीइंफोर्समेंट, जो हमारे लिए खाना और पानी लेके आ रहे थे, तो हमारा प्लान था कि एक बार कमांडो टीम ऊपर पहुंच के झंडा फहरा देगी, रीइंफोर्समेंट खाना लेके आएगी, पानी, बिकॉज लोग घायल थे, कुछ की डेथ हो चुकी थी, लोगों 2 दिन से लगातार लड़ाई कर रहे थे, -15 to -17 डिग्री टेम्परेचर में लगातार लड़ाई कर रहे थे, और किसी ने कुछ नहीं खाया पिया था, लेकिन वो रीइंफोर्समेंट आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया है कि हम लोग को समझ में नहीं आया कि अब हम ऊपर तो पहुंच गए हैं, लेकिन लोगों की धीरे धीरे एनर्जी डाउन होती जा रही थी, राइट। ऐसा पल था। तो हमने सोचना शुरू किया हम क्या कर सकते हैं। तो हमने सोचा जब एनिमी यहाँ पे 3 महीने से बैठा है, उसका कुछ किचन भी कहीं ना कहीं तो होगा खाने का,
हमने ढूंढना शुरू किया बट हमें आसपास कुछ नहीं दिखा। फिर हमने देखा कि हमने एक पीक पे कब्जा कर लिया था, उसके बाद वैली थी और अगली पीक थी। उन दो पीक्स के बीच में जो वैली थी, जिसके एक साइड अभी भी पाकिस्तान बैठा था, एक साइड हमने कब्जा कर लिया था, वहां पे हमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया और हमने अनुमान लगा लिया कि यही एनिमी का किचन होगा, क्योंकि वो हमेशा पीछे की तरफ बनाया जाता है और इंडियन फोर्सेस इधर से आ रही थी। अब हमने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, अब तो हमें इस एनिमी किचन को रेड करना है, क्योंकि हमारी रीइंफोर्समेंट नहीं आ रही है और हमारे लोगों को खाना चाहिए। हम दूसरी तरफ से दुश्मन बैठा था और वो लगातार हमारे ऊपर बौखला के आर्टिलरी फायर, गोलीबारी करा जा रहा था। हमने पीछे खाली बैग लादे और हमने भारत माता की जय कहते हुए नीचे की तरफ भागना शुरू कर दिया। इनफैक्ट पहले तो एनिमी को समझ में नहीं आया कि ये 3-4 लोग, हम बस 2-3 ऑफिसर्स और 2 जवान थे जो नीचे की तरफ जा रहे थे, उनको समझ में नहीं आया कि ये क्यों नीचे भाग रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर गोलीबारी शुरू करी बट हम बहुत तेजी से दौड़ के अंदर घुस गए और वहां पे हमने रियलाइज किया कि एनिमी अपनी विक्ट्री का इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने पूरी एक जश्न की तैयारी कर रखी थी। वहां पे बिरयानी रेडी थी, हलवा रेडी था, ड्राई फ्रूट्स थे। कहते ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो हमने कहा ये पाकिस्तानी फौजों के लिए नहीं है, भारतीय फौज के लिए है। और हमने उन सबको भरा और किसी तरीके से हमने स्मोक बम डालने शुरू कर दिए, जिससे एनिमी हमारे ऊपर डायरेक्ट फायर ना कर सके। और भगवान का नाम लेके हमने वो अपनी पीक की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। किसी तरह हम वहां लेके पहुंचे और सारे जवानों ने उसको खूब एंजॉय किया और हमने अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट की पाकिस्तान के हलवे के साथ। तो ये एक इंसिडेंट था, आई थॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे लास्ट अटैक में जब हम लोग आगे बढ़े, एनिमी का लगातार फायर चल रहा था, हम लोग लगातार लड़ाई कर रहे थे और ये बहुत बहुत डिफिकल्ट अटैक था। इसमें मेरे 3 बहुत क्लोज साथी, मेजर आचार्य, कैप्टन विजयन थापर, कैप्टन कीशिंग, इन 3 लोगों की डेथ हो गई थी। और उसी समय लड़ाई करते करते मेरे भी कुछ एनिमी आर्टिलरी शेलिंग से बहुत बहुत क्रिटिकल इंजरी हो गई थी और लगातार बॉडी से ब्लड बह रहा था शायद। और मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स की डेथ इसलिए, जवानों की डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि आप पीक्स पर लड़ रहे हैं और आपको कोई भी मेडिकल एड आपको नहीं मिलती है। बहुत डिफिकल्ट पल था उस समय। मैं उनको बता भी नहीं सकता था कि मेरे गोली लगी है, क्योंकि जवानों का हौसला नीचे हो जाता है। तो हम एक फील्ड ड्रेसिंग कैरी करते हैं अपने पॉकेट में, वो मैंने अपने, जहां पे मेरे एक पूरा हैंड का एक पार्ट निकल गया था, वहां पे मैंने उसको लगाया। ब्लड लगातार बह रहा था और हम अटैक कंटिन्यू करते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। एक टाइम के बाद आई लॉस्ट माई कॉन्शियसनेस, बिकॉज शायद बॉडी से इतना ब्लड बह चुका था। मेरे साथ जो मेरा बडी था उसने पानी डाला, होश में लाने की कोशिश करी। काफी देर बाद मुझे होश आया और फिर हमने डिसाइड किया, मतलब मुझे अपने देश के लिए हमें जिंदा रहना है और जीतना है। तो पीक पे तो तिरंगा फहरा दिया था, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं आई विल नॉट गिव अप, आई विल लिव फॉर माई कंट्री। और उस जगह से नीचे उतरना शुरू किया, क्योंकि हम इतने ऊपर पहुंच चुके थे और मेरे इतने गोलियां, इतनी शेलिंग थी, लगातार ब्लड बह रहा था। मैंने अपना हाथ सिर के ऊपर बांध दिया था, जिससे ब्लड फ्लो, जो लॉस है वो कम से कम हो जाए, और नीचे उतरना शुरू किया। मुझे इस पूरी लड़ाई में स्वतंत्रने में नियरली 5 से 6 घंटे लगे और मैं कितनी बार मूर्छित हुआ। मेरे जवान को एक ही इंस्ट्रक्शन था, जो मेरे साथ एक ही जवान था, क्योंकि आपको 7-8 लोग कैरी नहीं कर सकते थे। एनिमी अभी भी अटैक कर रहा था। तो कुछ भी हो, मैंने कहा आप मेरे ऊपर पानी डालो, मुझे होश में लाओ, बट हमें वापस पहुंचना है। और इस इच्छा शक्ति के साथ, इस रिजॉल्व के साथ हमने अपनी जारी रखी यात्रा। हम चलते रहे किसी तरह, बार बार अनकॉन्शियस होते, बट फिर किसी तरह से, नहीं, मुझे देश के लिए जिंदा रहना है। और ये एक मिरेकल है कि आज मैं आपसे बैठ के बातें कर रहा हूं, क्योंकि उस टाइम में, लड़ाई में, क्योंकि हम लड़ते रहे थे और वहां पे इतना ब्लड लॉस हो गया था कि शायद आपके रिवाइव होने के चांसेस बहुत कम थे। मैं कंटिन्यूअसली उसके बाद श्रीनगर हॉस्पिटल में, वहां से मुझे दिल्ली में फ्लोन किया गया। 3-4 ऑपरेशन हुए। मैं लगातार 1.5 साल, नियरली 1 साल मैं हॉस्पिटल में रहा, 1 साल से ज्यादा, और मल्टीपल ऑपरेशन हुए, जिससे कि कुछ इंप्रूवमेंट आया, बट ऑब्वियसली फुल नहीं आ सकता है। तब मैंने अपनी लाइफ में, जब उन्होंने मुझे बोला आपको पीस में ही रहना पड़ेगा, तब मैंने अपनी लाइफ में नए चैलेंजेस लेने का प्लान किया और हॉस्पिटल बेड से ही मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। क्योंकि
फौजी, जैसे आपने पूछा, फौज आपके अंदर से कभी नहीं जा सकती। तो और हर चैलेंज, चाहे आपकी लाइफ में दुश्मनों से लड़ना हो या आपको फिर प्रूफ करना हो, वो क्वालिटी सेम रहती है। मैंने वहां से फिर पढ़ना शुरू किया दोबारा बुक्स। आसान नहीं था क्योंकि इतने टाइम से हम लोग एकेडमिक से बिल्कुल अलग थे, हमेशा आर्मी स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स ही पढ़ रहे थे। बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। माई वाइफ सपोर्टेड मी, माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी, एवरीवन सपोर्टेड मी। एंड फिर मैंने देश के टॉप इंजीनियरिंग, टॉप एमबीए कॉलेज को क्वालिफाई किया, कुछ आईएम्स को क्वालिफाई किया, एफएमएस को किया, एक्सेलराई को किया, और फाइनली क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट दिल्ली में चल रहा था, मैंने एफएमएस दिल्ली में एमबीए करना शुरू किया फुल टाइम। क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं कॉर्पोरेट में जाऊंगा तो अपनी योग्यता पे जाऊंगा, इस चीज के लिए नहीं जाऊंगा कि मैंने देश के लिए क्या किया। और मैंने वहां से, मैं गोल्ड मेडल के साथ पास आउट हुआ एफएमएस दिल्ली से। मैं उनके 2004 का गोल्ड मेडलिस्ट। और उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए फौजी अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे चीफ ने मुझे ये बोला था जब मैं बाहर निकल रहा था कि अखिलेश, इस देश में एक लड़ाई हुई थी 71 में, जिसको आज 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल लड़ाई लड़ी थी और जिंदा है। तुम उन गिने चुने ऑफिसर्स में हो जिन्होंने इस लड़ाइयों को खुद लीड किया है, दुश्मन को मारा है, आप इंजर्ड हुए हो और आप इस वापस आए हो, और अभी तक आपने अपनी इच्छा शक्ति से आप एटलीस्ट इस लायक हो गए हो कि आप एक नया कैरियर शुरू कर रहे हो। बट कभी मत भूलना कि आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए वॉर हीरो, इस देश के लोगों को बताना कि क्या कुर्बानी देता है एक फौजी जो वहां बैठा हुआ है। आप आराम से इसलिए सो सकते हैं हम, क्योंकि कोई बॉर्डर पे बैठा हुआ आज भी एक कुर्बानी दे रहा है। फ्रीडम फ्री नहीं है, फ्रीडम सेक्रीफाइस मांगती है, ब्लड मांगती है। जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी तब भी लोगों ने कुर्बानियां दी थी, और आज भी हर दिन इस भीषण वातावरण में, उस वेदर में जहां पे लोग सांस भी नहीं ले पाते, मेरे आर्मी के जवान आज भी वहां खड़े हुए हैं और वहां पे अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं और आप अपनी फ्रीडम इंटैक्ट कर सके। हम फ्रीडम की वैल्यू नहीं करते क्योंकि हम सब आजाद भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन ये एक एयर की तरह है। एयर को भी हम ग्रांटेड लेते हैं, बट जिस दिन एयर नहीं होगी उस दिन हमें एयर की वैल्यू पता चलेगी। इसी तरह फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ। आई थिंक इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन योर मनी, योर रिकॉग्निशन, एनीथिंग। बिकॉज अगर आप एक आजाद देश में नहीं है तो चाहे आपके पास कुछ भी है उसका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लियर है। मैं आज भी लोगों को ट्राई करता हूं उनको इंस्पायर करने की कि देखो आर्मी आपके लिए क्या कर रही है, एंड एटलीस्ट हमें एक ऐसे सिटीजन बनना है कि हमारी आर्मी हमारे लिए लड़ने के लिए एक गर्व महसूस करे। वी नीड टू बी सिटीजन वेयर आवर फोर्सेस आर, दे फील वी आर वर्थ फाइटिंग फॉर। जी कैप्टन अखिलेश, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो आज़ादी होती है वो एकदम हवा की तरह होती है, और लोगों को जश्न दिखता है, लोगों को जीत दिखती है, लोगों को जो वो स्ट्रगल था ना, पूरी कारगिल वॉर का जो स्ट्रगल था, जिसमें कितने सैनिक थे, कितने सैनिक हमारे मारे गए, कितने ऑफिसर्स हमारे मारे गए, शहीद हो गए। और बहुत जरूरी है ये सब बातें आना बाहर कि कितना स्ट्रगल था और कितनी मेहनत थी और कितनी मुश्किल से वो जो जीती थी, हमने जो जीत थी वो हासिल की थी। शुक्रिया कैप्टन अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ऐसे ही आप जय इंस्पायर हिंद। करते रहें लोगों को। जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा बस मैसेज सबके लिए यही है कि इस देश में अगर लड़ाई नहीं हो रही है तो आप मत सोचिए कि कोई बलिदान नहीं कर रहा है। अगर आप अपने फोर्सेस की ताकत बनना चाहते हैं तो जो भी आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप देश के लिए यूनिफॉर्म पहने, शायद वो कुछ ही लोग हैं जो देश के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं और यूनिफॉर्म पहन के बॉर्डर पे पड़े हैं, बट जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, ऑनेस्टी से कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, और आप अपने आर्म फोर्सेस के पीछे खड़े हैं किसी भी स्थिति में, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये आर्म फोर्सेस कभी देश के ऊपर एक आंच नहीं आने देंगी और हमेशा तिरंगे की इज्जत को बरकरार रखेंगी। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर।